Okay, so good morning all of you. Good morning sir. Welcome to lecture 3 C set on Constitution of India. बेटा जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 15 तक डिस्कस किया था. आर्टिकल नंबर 15 हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन आवर लास्ट क्लास. टिल आवर लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स की बात की थी हम लोगों ने. एंड फंडामेंटल राइट्स में हम लोग फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, which is being covered under article number 14 to article number 18, and out of which we had already discussed article number 14 as well as article number 15 in the last class. Now we will start a session with article number 16. चलिए एक बार चेक करते हैं आर्टिकल क्या लिखा है, then we'll discuss. हेडिंग पढ़ो इसका, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ध्यान देना, आर्टिकल 16(1) guarantees to all the citizens, article 16(1) guarantees to all the citizens an equality of opportunity in the matters related to or relating to employment or appointment of office under the state. Article 16(2) prohibits discrimination against a citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or residence. बोला स्टेट का मतलब क्या था बच्चों? अथॉरिटी. स्टेट का मतलब क्या था? लास्ट क्लास में पढ़ा था अपने, अथॉरिटी. हम लोगों ने यहाँ पे देखो अथॉरिटी का जब डेफिनेशन चेक किया था तो देयर वी हैड डिस्कस्ड मेजरली अथॉरिटी विल इंक्लूड एनी नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज एनी लोकल अथॉरिटी, है ना बच्चों? हाँ जी सर. तो आर्टिकल 16(1) बोलता है दैट इन केस ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, in case of any employment opportunity, है ना, created in any of the office of state, or I can say created in any of the office of either central government or state government or any local authority, ठीक है जी बच्चों. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड इन एनी ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्टेट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी. तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, employment opportunity, all the citizens shall have equal rights, to apply for such authority, to apply for such opportunity. देखो आर्टिकल 16(1) का इंटरप्रिटेशन, एज पर आर्टिकल 16(1) इफ एनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज क्रिएटेड इन एनी ऑफ द ऑफिस और इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, then in respect of such employment opportunity, every citizen of India has equal right, every citizen of India shall have equal right to apply for such opportunity. And देखो आर्टिकल 16 क्या बोलता है, and आर्टिकल 16(2) prohibits any kind of discrimination in respect of such employment opportunity. Any kind of discrimination is prohibited against a citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth और रेसिडेंस. किसी भी प्रकार का
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, या किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड अंडर द स्टेट और क्रिएटेड इन द ऑफिस ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। लेकिन सर इंडिया में तो रिजर्वेशन का सिस्टम है, अब आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, वहां पे तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो सर क्या वो वायलेशन नहीं होगा आर्टिकल 16(2) का? रुक जाओ बेटा, थोड़ी सी देर रुक जाओ, धीरे धीरे करके पढ़ो। अभी देखो आगे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। However, there are certain exceptions provided in Article 16(3), 16(4) and 16(5). ऊपर जो दो लाइन पढ़े ना, दो आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(2) जो तुम पढ़े ना ऊपर, उसके एक्सेप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं। देखो क्या एक्सेप्शंस है। Parliament can make law that in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of state or union territory under any local authority within the state or union territory, residents within the state or union territory prior to such employment or appointment shall be an essential qualification। क्या मतलब है सर? सर ऊपर आप बोले 16(1) में that in respect of any employment opportunity created in the office of state, every citizen of India shall have the equal opportunity, every citizen of India shall have the equal opportunity to apply for such opportunity। फिर आपने बोला सर that no sort of discrimination, no form of discrimination can be made on the basis of caste, creed, religion, place of birth, ठीक है, सेक्स एटसेट्रा। तो देखो नीचे क्या बोल रहे हैं, इसके एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकता है। क्या लॉ? इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर सच, in order to apply for such opportunity, one of the essential qualification is that the person must be resident of such state, union territory, that this person shall be the resident of such state or union territory। for example, ध्यान देना यहाँ पे, अभी समझ में आएगा तुमको। मान लो कि यार राजस्थान गवर्नमेंट ने टीचर्स का वैकेंसी निकाला, वैकेंसी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, ठीक है। क्या राजस्थान गवर्नमेंट स्टेट के डेफिनेशन में आएगा? आंसर आएगा। तो आर्टिकल 16(1) क्या बोलते हैं? दैट एवरी पर्सन हैव इक्वल राइट, every person have equal right to apply for such vacancy, to apply for such vacancy। ऐसे ही पढ़े थे ना? हाँ सर, ऐसे ही पढ़े थे। फिर 16(2) में तुमने पढ़ा कि no form of discrimination can be made। फिर सर आपने बताया कि 16(2) का एक्सेप्शन आप पढ़ रहे हैं किसमें? 16(3), 16(4), 16(5। 16(3) में देखो क्या बोला, 16(3) में बोला कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी चाहे तो प्रोविजन बना सकती है। क्या प्रोविजन सर? दैट इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर सच पोस्ट, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और अंडर यूनियन टेरिटरी, यू मस्ट बी द रेसिडेंट ऑफ सच स्टेट। मान लो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने टीचर्स का वैकेंसी निकाला और यहाँ पे ना क्वालिफिकेशन मेंशन किया कि दैट पर्सन शुड बी अ बीएड, बैचलर्स इन एजुकेशन, he must be holding, he or she must be holding degree of B.Ed। चलो ठीक है, डिग्री ऑफ B.Ed तो किसी के पास भी हो सकता है, प्लस he or she must be born in Rajasthan। he or she must be born in Rajasthan, ये दूसरा रिक्वायरमेंट। तो क्या राजस्थान गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिक प्रोविजन बना सकती है इन विच रेसिडेंसी कैन बी वन ऑफ द क्वालिफिकेशन? आंसर इज यस।
राजस्थान गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है बाय वर्च्यू ऑफ द पावर गिवन टू द राजस्थान गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 16(3). पास समझ में आ रहा है क्या? इन जनरल अगर अपन बात करें तो नो सच डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, देयर इज एन एक्सेप्शन। काफी स्टेट गवर्नमेंट्स करता भी है ऐसा। स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो जॉब की वैकेंसीज निकलेंगी, मान लो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाली, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकाली और एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट रख दिया कि जितने भी वैकेंसीज हैं एटलीस्ट 75% जो पर्सन अपॉइंट होंगे दे मस्ट बी born इन महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो कंडीशन लगा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये जो कंडीशन लगा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वेदर इट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कंडीशन, आंसर इज यस। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? देन a provision can also be made for reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of state is not adequately represented under the service in the service under the state। बैकवर्ड क्लास ऑफ पीपल के लिए, बैकवर्ड क्लास ऑफ पर्सन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाया जा सकता है। बैकवर्ड क्लास ऑफ पर्सन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाया जा सकता है एंड दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी बैकवर्ड क्लास ऑफ कम्युनिटी या बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए स्टेट ने कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी employment opportunity, then that shall not be treated as or that shall not be considered as discrimination। समझ में आया बच्चों? हाँ जी सर। Now moving on to next part, nothing in this article shall prevent the state from making any provisions for reservation in the matter of promotion with consequential seniority to any class or class of post in the services under the state in favor of the scheduled caste or scheduled tribes with in the opinion of state are not adequately represented in the service under the state। प्रमोशन से रिलेटेड भी प्रोविजंस बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट, चाहे तो प्रमोशन से रिलेटेड भी प्रोविजंस बना सकता है कि पहले प्रमोट किया जाएगा या पहले प्रमोशन मिलेगा किसको, टू एनी पर्सन बिलोंगिंग टू दी बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, टू एनी पर्सन बिलोंगिंग टू दी बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें आपको आ जाता है एससी और एसटी। तो देयर इंटरेस्ट कैन बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्क्रिमिनेशन। देखो कितना, अभी पहले कुछ और बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एक्सेप्शन कुछ और बनाता है। पहले तो साफ साफ बोला कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये तीनों केसेस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये तीनों केसेस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर। हाँ हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी सर। आगे देखोगे, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर विच आर रिजर्व फॉर बीइंग फिल्ड अप in that year in accordance with any provisions for reservation under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year। तो देखना यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिकल 16(4), as we all know that in India 50% तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है ना, टू द पर्सन्स बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लासेस। 50% तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है टू द पर्सन बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लासेस। तो मान लो कि यार राजस्थान गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, 100 वैकेंसीज है, ठीक है, 100 वैकेंसीज है। अब 100 में से क्या होने वाला है, 50% तो रिजर्व रहने वाला है, 50 सीट्स तो रिजर्व रहने वाला है फॉर दी
backward classes of persons. For the backward classes of persons, that may be a person belonging to SC or ST. And leftover 50% जनरल के लिए ऐसे होते हैं. हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर लेट्स से 2019-20, पिछले साल की बात कर रहे हैं. तो यहां पे 50 सीट रिजर्व था और 50 में से सिर्फ 39 पोस्ट ही फिल हो पाया. जनरल में से 50 आउट ऑफ 50 फिल हो गया, पर जो रिजर्व कैटेगरी था, रिजर्व कैटेगरी में ऑल द 50 सीट्स कुड नॉट हैव बीन फुलफिल्ड. अब रीजन कुछ भी हो सकता है इसके पीछे. 50 की जगह 39 ही फुलफिल हो पाया या फिल हो पाया. तो ये जो लेफ्ट ओवर 11 है, इट विल बी कैरीड ऑन फॉर द नेक्स्ट ईयर. जो लेफ्ट ओवर 11 है, इट विल बी कैरीड ऑन फॉर द नेक्स्ट ईयर. अब मान लो कि नेक्स्ट ईयर में भी अगर 100 वैकेंसीज आते इन द सेम डिपार्टमेंट, नेक्स्ट ईयर में भी 100 वैकेंसीज आ रहा है इन द सेम डिपार्टमेंट. ठीक है बच्चों, तो सेम डिपार्टमेंट है तो 50-50 का फिर बाइफर्केशन होगा. हाँ सर, 50 तो रिजर्व कैटेगरी के लिए, 50 तो है ही, पिछले साल का जो 11 बचा है वो भी यहां पे ऐड हो जाएगा. तो इट विल मेक 61 जो पोस्ट है, इट विल बी फिल्ड बाय द पर्सन बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. इज इट क्लियर? इसको अपन कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं. जो वेकेटेड सीट्स हैं which could not have been duly filled in the last year, ठीक है, उसको अपन क्या कर लेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर. आई होप दिस इज क्लियर. यू कैन कॉपी दिस एग्जाम्पल. ठीक है, दिस आर्टिकल वॉज नॉट ओरिजिनली देयर. ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था 16(4)(b) कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000. when the constitution was originally framed, this article was not there. ठीक है जी बच्चों. हाँ जी सर, कैलकुलेशन प्लीज आप इसको कॉपी कर लेना 16(4)(b) समझने के लिए. चलो मैं आगे. हाँ जी सर चलिए. A law shall not be invalid if it provides that the incumbent का पहले मतलब समझो. incumbent का मतलब होता है प्रायर ऑफिस होल्डर. क्या मतलब होता है बच्चों? प्रायर ऑफिस होल्डर. A law shall not be invalid if it provides that incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अजमेर का एक बहुत फेमस टेम्पल है बजरंगगढ़ टेम्पल. ठीक है, अब बजरंगगढ़ टेम्पल पे जो पुजारी हैं, जो मेन पुजारी हैं, वो हिंदू होंगे, है ना. ही मस्ट बी बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन. हो सकता है कि वो ब्राह्मण भी हो, ब्राह्मण एंड हिंदू. तो जो बजरंगगढ़ का ट्रस्ट है, वो मंदिर का जो ट्रस्ट है, अभी जो एग्जिस्टिंग पुजारी मान लो उसको रिप्लेस करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू द इल हेल्थ of the existing pujari. ठीक है, they are searching out for any other person who can take care of the charge, who can take the charge. तो उन्होंने एक वैकेंसी निकाला, उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट लिखा कि ये पर्सन ये होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, देन पिछले किसी मंदिर में उसको 5-10 साल हो गए हो पूजा पाठ करते हुए, उसको धार्मिक ज्ञान हो, ऐसा करके कोई वैकेंसी निकाला. वेदर इट विल लीड टू डिस्क्रिमिनेशन? तो आंसर इज नो. मान लो एक पर्सन ने अप्लाई किया जो मुस्लिम है और मंदिर के ट्रस्ट ने उसको रिक्रूट करने से मना कर दिया, तो वेदर इट इज अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? नो. यही बोला गया आपको यहां पे कि अगर कोई रिलीजियस अफेयर्स है,
कोई रिलीजियस मैटर है, तो रिलीजियस मैटर्स के केस में या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के केस में देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट the person belonging to that particular religious group only can be appointed. And if in such cases person belonging to other religious groups are not appointed, it will not be treated as, it shall not be treated as discrimination. Is it clear बच्चों? हाँ जी सर. Next बोला, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of economically weaker section of citizen other than the classes mentioned in the clause 4. इन क्लॉज 4 में SC और बेटा ST कवर थे. In addition to the existing reservation and subject to maximum of 10% of the post in each category. क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिन लोगों के लिए रिजर्वेशन है, that particular segment of society which has already got या who has already got reservation in our constitution, apart from that particular community, किसी और कम्युनिटी के लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है up to an extent of maximum 10%. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आज के टाइम की बात करें तो इन रिजर्वेशन दिया गया है इन फेवर ऑफ SC, ST एंड OBC up to the extent of 50% in any governmental organizations. Up to the extent of 50% they have been given with reservation. They have been given the reservation. अब मान लो कि यार ब्राह्मण्स जिनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, महेश्वरीज, जैन्स जिनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, अब कल को गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेकर के आती है एंड एज पर द सेड नोटिफिकेशन जैन्स, ब्राह्मण्स एज वेल एज महेश्वरीज को गवर्नमेंट एडिशनल 10% रिजर्वेशन देती है. तो वेदर इट इज वैलिड, आंसर इज यस. मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? यहां बोला गया कि जिन लोगों को ऑलरेडी रिजर्व्ड कैटेगरी में रखा गया है, अपार्ट फ्रॉम दो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, एनी अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कैन बी गिवन रिजर्वेशन अप टू एन एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम 10%. up to an extent of maximum 10%. ठीक है जी बच्चों? हाँ जी सर. तो आई होप इट इज क्लियर. आप इसको एक बार पढ़िएगा, देखो पढ़ के अच्छा लग रहा है क्या? अगर पढ़ के अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट डालिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स सेक्शन में. और जो स्टूडेंट्स के पास हमारा नंबर है वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है. जिनके पास नंबर नहीं है वो एक नंबर ले सकता है इन ऑर्डर to WhatsApp your query. You can directly WhatsApp your query on this number 8209081529. This is my personal number. I will be taking your queries. In case if you face any query after attending these lectures, एक चीज ध्यान रखना बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाउंडेशन लेवल में किसी भी कोर्स पे सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया. इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू इंटरप्रेट, है ना. और आप लोगों ने कभी लॉ पढ़ा भी नहीं है. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर एक्सपीरियंसिंग लॉ सब्जेक्ट, तो देयर मे बी सम प्रॉब्लम, ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली ऑन योर पार्ट. आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है, आपको प्रॉब्लम फेस होता है, आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, कोई लाइन समझ नहीं आ रहा है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर. ठीक है जी बच्चों? हाँ जी सर. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 17. आर्टिकल नंबर 17 बात करते हैं अबाउट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत. ध्यान देना, आर्टिकल नंबर 17 सेज दैट अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड
ठीक है, वो जमाने में व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, बहुत लार्ज स्केल पे these practices were being followed in India, practices relating to untouchability. But even after 70-75 years of our independence, or even after 70 years approx of adoption of constitution, मुझे बताओ आज के टाइम में भी whether the untouchability has been completely abolished? No. हम आज भी देखते हैं काफ़ी सारे लोगों को, ठीक है, even they are highly qualified people, highly qualified persons, they practice untouchability. तुमने देखा होगा अपने सोसाइटीज़ में या अपने आस पड़ोस में तुमने लोगों को देखा होगा कि जो लोग एक पर्टिकुलर सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, दे आर नॉट सपोज टू एंटर इनटू देयर हाउस, दे आर नॉट सपोज टू ईट in the same utensils, they are not supposed to drink in the same utensils or same cup. आज भी ये चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा कर रहा है, if anyone is practicing untouchability, if anyone is practicing untouchability in India, it is unconstitutional. It is unconstitutional and that person can be penalized. It is unconstitutional and such person can be penalized. ध्यान रखना यहाँ पे। तो अगर तुम अपने आसपास ऐसा होता हुआ देख रहे हो तो उसको वो पर्सन को जरूर बेटा आर्टिकल नंबर 17 का रेफरेंस देना, आर्टिकल नंबर 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेक देम अवेयर, spread positivity around yourself. Article 17 says that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. माफी के लायक नहीं है। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. In case if anyone is found to be practicing, if anyone is found practicing untouchability, they can be penalized. Is it clear? हाँ जी सर। Then article number 18 very important, abolition of titles. देखो पुराने ज़माने में होता था कि लोगों को ना टाइटल दिया जाता था, सर का टाइटल दिया जाता था, राज बहादुर का टाइटल दिया जाता था, राजा साहिब का टाइटल दिया जाता था, ठीक है। ब्रिटिशर्स यूज्ड टू गिव टाइटल्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स यूज्ड टू गिव टाइटल्स टू दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। पहले ऐसा हुआ करता था। आर्टिकल नंबर 18 बोलता है नाउ नो पर्सन कैन एक्सेप्ट एनी ऑफ सच काइंड ऑफ टाइटल्स। However, there are some exceptions. एक बार चेक करते हैं अपन। आर्टिकल 18 is more a prohibition rather than a fundamental rights. आर्टिकल 18 में prohibition है rather than a fundamental right. British government used to confer, British governments used to give titles upon the persons who showed special elegance to them. हाँ, चमचागिरी, ठीक है। Many people were made Sir, Raj Bahadur, Rai Sahib, Knight, etc. These titles had the effect of creating a class of certain persons. एक class of persons को तुमने यहाँ पहुँचा दिया, दूसरा यहाँ discrimination हो रहा है ना। These titles had the effect of creating a class of certain persons which was regarded superior in comparison to the others. Thus, it has the effect of perpetuating inequality or practicing inequality. ठीक है। To do away with that practice, Article 18 provides as under no title not being a military or academic distinction. Academic title मिल सकता है, military title मिल सकता है. One can accept academic titles. Let's say I can use CS. ठीक है, in my name I can use CS. Academic title है, और CA और डॉक्टर और इंजीनियर, वो चलेगा। अभी कोई मुझे CS अविनाश बोलता है चलेगा? राय साहेब अविनाश जी ऐसा करके बोलता है, नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या?
एकेडमिक टाइटल एक्सेप्ट कर सकते हैं, मिलिट्री टाइटल एक्सेप्ट कर सकते हैं। यस, सो नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक shall be conferred by the state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state, and no person who is not a citizen of India shall, while he holds any office or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. अब समझना, फर्स्ट आपको क्लियर होगा, सेकंड भी आपको क्लियर होगा। सिटीजन ऑफ इंडिया even cannot accept any title from foreign government या foreign authorities। थर्ड बोला कि यार फॉरेन का कोई पर्सन अगर यहाँ पे काम कर रहा है या फॉरेन अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा एम्बेसीज का कंसेप्ट सुना है। एम्बेसीज में कौन होता है, फॉरेन कंट्री से एक पर्सन आएगा यहाँ पे, मान लो यूएस एम्बेसीज, तो यूएस एम्बेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूएस से एक पर्सन एम्प्लॉय किया जाएगा इंडिया में, डिप्लॉय किया जाएगा इंडिया में। हाँ सर, दैट पर्सन ऑल्सो कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल विद इन इंडिया इवन बाय देयर गवर्नमेंट, इवन बाय देयर गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो लिखा है, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall, while he holds any office or trust under the state, ऐसा कोई व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है बट ही इज होल्डिंग एनी ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट और अंडर एनी अथॉरिटी इन इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट, फॉरेन अथॉरिटी। तो फॉरेन का कोई पर्सन जो यहाँ पे काम कर रहा है, हु इज बीइंग डिप्लॉयड हियर, cannot accept any title even from their government without the consent of the president of India, without the consent of the president of India. Is it clear? Aji sir. Then no person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of, देखो अभी ये पूरा ही नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, तो इसको अभी फॉर द टाइम बिंग क्वेश्चन मार्क लगा दो, आई विल रेफर इट। या आपके आईसीएसआई मटेरियल में ये कंटेंट मिसप्रिंट है, ठीक है, तो इग्नोर दिस, वी कांट डू मच अबाउट इट, ठीक है बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज to the citizen of India 6 freedoms, 6 types of freedom, freedom of speech and expression। However, देखो ये जो freedoms आपको दिए गए हैं, they are being given with reasonable restrictions, they are being given with reasonable restrictions, ठीक है। freedom of speech and expression, assemble, freedom to assemble peacefully, एक जगह कलेक्ट हो सकते हैं लोग without peacefully and without arms, people have the right to collect or to gather at any place, peaceful gathering is allowed and without any arms, arms का मतलब यहाँ पे हथियार। सर हमने क्या किया था सर, हम 10-15 फ्रेंड्स थे और सर हमारा ना किसी से लड़ाई हो गया था और सर हमारे पास पत्थर थे और हमारे पास ना डंडे भी थे, हमारे पास ना हॉकी भी था सर। अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम, वो गैदरिंग अलाउड है क्या तुमको? आंसर इज नो, पीसफुल गैदरिंग इज अलाउड एंड दैट पीसफुल गैदरिंग इज शुड बी विदाउट एनी आर्म्स, आर्म्स का मतलब यहाँ पे हथियार। Then freedom to form associations or unions, we have the right of freedom to form any associations or union। Then we have the right of freedom to move freely, हम इंडिया के किसी भी कोने में घूम सकते हैं throughout the territory of India। We have the freedom to move freely throughout the territory of India। Then we have the freedom to reside and settle in any part of the territory of India। We can reside and settle
in any part of the territory of India. ठीक है, then we can practice any profession. हाँ, however हमारे पास वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए. प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन का मतलब है यू मस्ट हैव दैट क्वालिफिकेशन. अभी तुम लोग चाहो कि CS का प्रैक्टिस कर लो तो कर लोगे क्या? नहीं कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन टू डू सच प्रैक्टिस. नहीं तो कल से कोई CS बन गया, कोई CA बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, क्योंकि सर आपने तो पढ़ाया था प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. मैंने बोला ये फ्रीडम्स आपको दिया गया है बट विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. ठीक है, हाँ जी सर. नेक्स्ट, राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम. 6 freedoms to citizen: freedom of speech and expression, assemble peacefully and without arms, form associations or unions, then move freely throughout the territory of India, as well as reside and settle in any part of the territory of India, as well as to practice any profession or to carry on any occupation, trade or businesses. However, these rights have been given with certain restrictions. ठीक है, these rights have been given with certain restrictions. देखो लिखा है ना, these freedoms are those great and basic rights which are recognized as the natural rights inherent in the status of a citizen. बोले जो भी citizen of India होगा उसको ये rights है. At the same time, none of these freedoms is absolute and it is subjected to reasonable restrictions. It is subjected to certain restrictions. ठीक है. The Constitution under Article 19(2) to Article 19(6) permits the imposition of restrictions on these freedoms subject to the following condition. आपको जो ये right freedoms दिया गया है, it is not absolute freedom, it is subjected to, it is not given on absolute basis and it can be subjected to reasonable restrictions. ठीक है जी बच्चों. अब क्या restrictions लगाया जा सकता है इसको अपन डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आप मार्किंग कर लोगे. देन एक पॉइंट जिसको लेकर के क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, वी विल कंसिडर दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन टेक केयर of yourself. Thanks for attending this lecture. Bye bye.